हाय हेलो एवरीवन, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जम्मू से आज हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। कोई प्लान नहीं था बट आई थॉट कि मौका है तो इस कंपनी पे डिस्कस जरूर करना चाहिए। बिकॉज जब से इनके रिजल्ट आए हैं तब से अगर हम इसका स्टॉक देखें तो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 15-20% तक का फॉल आ चुका है। जबकि नंबर्स अगर हम देखते हैं तो नंबर्स ठीक ठाक लगते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है बेसिकली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के रिजल्ट में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसके स्टॉक से, इसके बिजनेस से, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस मॉडल जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूग्रो कैपिटल एंड आपका एसबीएफसी फाइनेंस का है। एमएसएमई लैंडिंग स्पेस के अंदर ये कंपनी, दो बड़े डिफरेंस है। एक तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लेंडर आप इनको बोल सकते हो ज्योग्राफिकली, बिकॉज कंपनी का 90-94% जो लोन बुक है वो साउथ के स्टेट से ही आता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे स्टेट से इनका 90-95% लोन बुक आता है। एमपी में इन्होंने एक्सपैंड जरूर किया है बट अभी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इनका एमपी के अंदर। दूसरा बड़ा डिफरेंस है इनका कस्टमर सेगमेंट के अंदर। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को, और जो बहुत छोटे लेवल पे जो बिजनेस होते हैं जिनके 2-4 लोगों की जो टीम होती है, उस टाइप ऑफ कस्टमर्स को ये ज्यादातर लोन देते हैं। जैसे इनके कस्टमर कौन होते हैं तो जैसे आपका फ्रूट वेंडर हो गया, वेजिटेबल वेंडर हो गया, कोई किराना स्टोर का जो शॉप रन कर रहा है वो इनका कस्टमर है, किसी का छोटा सा गराज है। सो उस तरीके के कस्टमर्स को ये लोन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना ये है कि इन कस्टमर्स के साथ में डील करने में हमको बेनिफिट ये होता है कि जब भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आता है तो ये जो कस्टमर का सेगमेंट है ये सबसे लास्ट में जाके इम्पैक्ट होते हैं। बिकॉज ये कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ये डेली एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन पे सबसे लास्ट में इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इकोनॉमी का यू टर्न आता है, मतलब जब हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होती है, तो इन कस्टमर्स पे सबसे सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगेन वही पॉइंट है कि डेली एसेंशियल सर्विसेज है, तो इनका बिजनेस सबसे तेजी से ग्रो करता है। तो इससे कंपनी बोलती है कि हमारे बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है, एक सस्टेनेबिलिटी आती है। तो ये बड़ा डिफरेंस है इनमें एसबीएफसी और यूग्रो कैपिटल के अंदर। बिकॉज एसबीएफसी यूग्रो को अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से मीडियम साइज एंड लार्ज साइज एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका थोड़ा सा लोअर सेगमेंट में ये कंपनी ज्यादातर लोन देती है। टिकट साइज का भी डिफरेंस है, इसीलिए एसबीएफसी को आप देखोगे तो वो 5 लाख से लेकर के 30 लाख तक का ऑन एन एवरेज लोन देती है। एवरेज टिकट साइज उसका 9-10 लाख के आसपास है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो एवरेज टिकट साइज है वो 3.5 लाख है। मतलब 87% जो ये कंपनी लोन देती है वो 5 लाख से बिलो के टिकट साइज के रेंज में देती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है इनमें एसबीएफसी एंड यूग्रो कैपिटल के बीच में। अब 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पर्सनली मुझे क्यों इतना ज्यादा पसंद है, बिकॉज इस कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 9-10 सालों का, तो बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं हमारे एनबीएफसी सेक्टर के अंदर। आपने यस बैंक का देखा होगा, डीएचएफएल है, आईएलएफएस है, देन डीमोनेटाइजेशन होने पे क्राइसिस आया था, जीएसटी पे क्राइसिस था, कोविड एक बहुत बड़ा टफ पीरियड था सारे लैंडिंग बिजनेसेस के लिए। लेकिन इतने सारे क्राइसिस के बाद भी इस कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो कभी भी 2.5% भी क्रॉस नहीं किया है। तो ये हमको क्या शो करता है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड ऐसा भी नहीं कि ग्रोथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया हो, बिकॉज अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो 9-10 सालों में 35-40% के कैगर से ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने लोन बुक को ग्रो किया है। मतलब ग्रोथ किया है लेकिन एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए। तो इसीलिए 5 स्टार थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में, बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम बात करें। एंड मे बी ये एक पर्टिकुलर रीजन है कि मार्केट भी क्यों इसके स्टॉक को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। नॉर्मली आप देखोगे तो इसको 4-4.5 का प्राइस टू बुक मिलता है मार्केट के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं 5 स्टार के बारे में। अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है कंपनी ने, मतलब हम जब से इसको ट्रैक कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल किया है। सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है कि लास्ट क्वार्टर में जब हमने देखा कि ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ एसेट क्वालिटी के अंदर, कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर, इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर भी अपने कलेक्शन एफिशिएंसी को स्टेबल करके रखा था। मैनेजमेंट का कहना था कि हमने काफी सारी स्ट्रेटेजी पहले से प्लान करके रखी थी, अपने कस्टमर्स को काफी क्लोजली मॉनिटर किया था। सो उसके अकॉर्डिंग हमने कलेक्शन एफिशिएंसी अपना प्लान किया, एंड ये रीजन था कि हमारा एसेट क्वालिटी अच्छा रहा था पिछले क्वार्टर के अंदर भी। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर का अपडेट दिया था जिसमें मैनेजमेंट ने बताया था कि कलेक्शन एफिशिएंसी इनका इस क्वार्टर में भी स्टेबल है। ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में माइनर सा डिक्लाइन था, लेकिन जहां बाकी कंपनीज में, बाकी लेंडिंग बिजनेसेस में हम इतना बड़ा प्रॉब्लम देख रहे हैं, इनके बिजनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला था। तो ये इनका ओवरऑल अभी तक का स्टोरी था।
अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है कंपनी ने, ओवरऑल रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। ये Q2 का अगर हम रिजल्ट देखें तो सबसे पहले तो कंपनी के टोटल ब्रांचेस कितने आज के टाइम पे 660 टोटल ब्रांचेस हैं 5 स्टार के, जिसमें से 113 ब्रांचेस कंपनी ने इसी क्वार्टर में ऐड किए, सेकंड क्वार्टर के अंदर ही ऐड किए। तो 5 स्टार का अगर आप ब्रांच एक्सपेंशन भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 30-40% से कंपनी अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रही है, एंड प्रोबेबली लेंडिंग स्पेस के अंदर ये कंपनी है जो एक ठीक ठाक साइज पे पहुंच गई है, बट स्टिल इनका ब्रांच एक्सपेंशन जो रेट है वो काफी तेज है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। इसका एक रीजन ये भी है कि कंपनी सिर्फ नए ब्रांचेस ही ओपन नहीं कर रही है, ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच जब इनका साइज में बड़ा हो जाता है, मतलब उसका लोन बुक ज्यादा उस ब्रांच में आ जाता है, तो कंपनी क्या करती है कि उस ब्रांच में से ऑपरेशनल रिस्क को कम करने के लिए उसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब उसी के 1-2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में एक नया ब्रांच ओपन कर देते हैं, और इस ब्रांच के जो कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स उस दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से इनका ब्रांच एक्सपेंशन इस रेट पे चल रहा है। देन लोन बुक की बात करें तो अगेन फिर से अच्छा ग्रोथ है, 32% के आसपास का ग्रोथ है। पिछले साल कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम 30% पे ग्रो करेंगे, बाद में उस गाइडेंस को रिवाइज करके उन्होंने 35% किया, और पूरे FY24 में जो इनका लोन बुक का ग्रोथ रहा वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास रहा। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि पिछला साल बहुत अच्छा रहा था कंपनी का। इस साल कंपनी ने पिछले क्वार्टर में इस चीज को बोला था कि 35% का ग्रोथ गाइडेंस तो अभी हम नहीं दे रहे, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि 30% या उससे ज्यादा का ग्रोथ हम करेंगे FY25 के अंदर। तो सेकंड क्वार्टर में भी आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छा है, 32% का ग्रोथ आया है। ग्रॉस एनपीए में एक छोटा सा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, वाई तो हुआ ही है, बट ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। SBFC फाइनेंस का भी जो ग्रॉस एनपीए है वो 9 बेसिस पॉइंट के आसपास इंक्रीज हुआ था इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो कुछ बहुत ऐसा बड़ा सीरियस कंसर्न नहीं लगता है, माइनर सा इंक्रीज देखने को मिला इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। देन 30+ DPD मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जो अपनी 2 EMIs मिस कर चुके हैं, ये वाला नंबर भी कंपनी के लिए बढ़ गया है, और वो भी 33 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। तो ये दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो कस्टमर जो पहले डिफॉल्ट कर चुके थे उनसे आप इस क्वार्टर में रिकवर नहीं कर पाए, तो वो आपके एनपीए के बकेट में आ गए। दूसरा, जो कस्टमर जिन्होंने पहले एक EMI मिस करी थी अब उन्होंने दूसरी EMIs भी मिस कर दी है अपनी, यानी कि डिफॉल्ट रेट इस कंपनी के लिए थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न लगता है। फिर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ अगेन अच्छी आई है, 34% के आसपास का पैट ग्रोथ आया है कंपनी का सेकंड क्वार्टर के अंदर। मार्जिन्स के नंबर बहुत अच्छे हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के, ये 2-3 बड़े बड़े रीजन है जिसकी वजह से 5 स्टार का एज अ मॉडल अगर हम बात करें तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्जिन आप देख रहे हो 16-17% के आसपास का, ये पहले 18-19% था, ये मार्जिन लगातार कम हो रहा है, स्टिल अभी भी इतने हायर लेवल पे कंपनी अपने मार्जिन्स को ऑपरेट कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? बिकॉज अपने मॉडल को इन्होंने एक नीश क्रिएट किया अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू। तो जिन कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को 5 स्टार लोन देता है, जिन एरियाज में लोन देता है, वहां पे बैंक्स तो ऑफकोर्स लोन दे ही नहीं सकते, बिकॉज बहुत हाई कॉस्ट हो जाता है, उनका क्रेडिट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत रिस्की है बैंक के लिए। इनफैक्ट जो बाकी एनबीएफसीज हैं वो भी इनकी इस कैपेबिलिटी को मैच नहीं कर पाते हैं, बिकॉज 5 स्टार के पास में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, इस बिजनेस को इन कस्टमर से इन ज्योग्राफी के अंदर डील करने में। तो आप सेम ही ज्योग्राफी के अंदर सेम टाइप ऑफ कस्टमर से जब 30-40 साल लगातार डील कर रहे हो, तब ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किस पर्टिकुलर कस्टमर का किस सिनेरियो में कैसा बिहेवियर रहता है, कैसा डिसिप्लिन रहता है, तो वहां पे उनके एसेट्स को आप अच्छे से अंडरराइट कर पाते हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि 5 स्टार जो लोन देता है ये 100% सिक्योर लोन देता है, कोई माइक्रो फाइनेंस लेंडर नहीं है ये, लेकिन फिर भी इस कंपनी का जो यील्ड है वो 24-25% का ये यील्ड चार्ज करते हैं, बिकॉज कोई इतना बड़ा प्लेयर आता ही नहीं है जो इनके साथ में कंपीट कर पाए। अगर कोई कंपीट करेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा? एनपीए का प्रॉब्लम होगा, वो तो प्रॉफिटेबल रह ही नहीं पाएगा। तो यहीं पे 5 स्टार ने एक अपना नीश क्रिएट किया है और कंपनी लगातार डीपर लेवल पे और ज्यादा पेनिट्रेट करती जा रही है। फिर आप इसकी वजह से देखोगे तो आरओए के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 8.5% के आसपास का आरओए का नंबर है। आरओई मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हम 15% से 20% पे लेके जाना चाहते हैं आरओई को 2025 तक, लेकिन आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में ही ऑलरेडी 19% पे कंपनी का आरओई आ गया है। तो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है। एक हम इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देख लेते हैं। उससे पहले ये जो हमने अभी बात करी थी स्टार्टिंग में
ये आप 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। मतलब आज लोन बुक देखो, 1300 करोड़ से लोन बुक आज कंपनी का 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। 40-45% की ग्रोथ रही है। और उसमें कंपनी का ग्रॉस एनपीए का आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कभी भी 2.5% का ग्रॉस एनपीए भी नहीं हुआ है पिछले 9-10 सालों में। जबकि वी ऑल नो कि कितने बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं। इवन जो इंडिया के टॉप बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, उनका ग्रॉस एनपीए भी 4-4, 5-5% चला गया था ऐसे सिनेरियो में। तो वहां पे हमको इस कंपनी की, इनकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलती है। आरओए का नंबर, आरओई का नंबर, प्रॉफिटेबली बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है कंपनी का। ये अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेन रीजन है कि जिसकी वजह से एज अ मॉडल 5 स्टार काफी अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। देन इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखते हैं, सो ये इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा गिर रहा है। पिछले क्वार्टर में ऑफ कोर्स एक फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन इस क्वार्टर में वहां से भी हमको एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न लगता है। इसके बाद में आप देखोगे तो 30+ डीपीडी भी बढ़ा है और इन दोनों चीजों की वजह से ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। नाउ अब पीएनएल अगर हम देखें कंपनी का कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम दोनों में 30-35% की ग्रोथ है। लेकिन क्योंकि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 106% से बढ़ गया, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया वाई लेवल पे, इसकी वजह से कंपनी का जो पैट है वो 34% से ही ग्रो कर पाया। तो अगर इनका क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा होता तो इनका पैट जो है वो 45-50% से ग्रो कर सकता था, यानी ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता 5 स्टार को। सो क्रेडिट कॉस्ट इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया। एनपीए हालांकि इतना नहीं बढ़ा इस क्वार्टर में, लेकिन कंपनी ने प्रोविजनिंग बहुत करी है। तो ये हमको क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये एंटीसिपेट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका एनपीए थोड़ा सा बढ़ सकता है या डिफॉल्ट रेट थोड़े से और बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने पहले से ही प्रोविजनिंग कर दी है। तो ये थोड़ा सा एक कॉशियस सिनेरियो दिखा रहा है इनके मैनेजमेंट का, और पैड ग्रोथ इनका 34% आया इसकी वजह से। ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था 5 स्टार का। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर वाइज ऐसा कुछ सीरियस कंसर्न नहीं लगता कि स्टॉक एकदम से रिजल्ट के बाद 15-20% गिर जाए 2-3 दिन के अंदर, बिकॉज एसबीएफसी के कंपैरिजन में बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है। हाँ, एसबीएफसी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज उसका ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार कम हो रहा है। 5 स्टार काफी तेजी से अपने ब्रांचेस बढ़ा रहा है, तो इसलिए इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पा रहा है। प्लस उनका क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया इस क्वार्टर में। बट ओवरऑल कोई एनपीए के लेवल पे या कलेक्शन एफिशिएंसी के लेवल पे इनकी इतनी ज्यादा कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है एसबीएफसी के कंपैरिजन में कि स्टॉक इतना ज्यादा गिरा हो। तो मेन प्रॉब्लम कहां पे आया है? मेन प्रॉब्लम आया है कंपनी के कॉन कॉल के अंदर। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है हमको। किसी भी स्टॉक का रिजल्ट देखना है, देन कॉन कॉल समझना है, बिकॉज कॉन कॉल में हमको समझ आता है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के आउटलुक को लेकर के, और मार्केट उसी पे रिवॉर्ड करता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया है कॉन कॉल में? मैनेजमेंट ने अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटा दिया है। और ये आप किसी भी बिजनेस का देखोगे तो सबसे बड़ा नेगेटिव होता है उसके स्टॉक के लिए। जब भी मैनेजमेंट ग्रोथ गाइडेंस को घटाता है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो आने वाले टाइम में डिमांड को लेकर के श्योर नहीं है। दूसरा, या तो उनके पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि उस डिमांड को वो केटर कर पाए। और अगर ये लेंडिंग बिजनेस है तो यहाँ पे एक तीसरा सिनेरियो भी आ जाता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को लेकर के कंसर्न है। और जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है लैंडिंग बिजनेस में, अगर ऐसा कोई भी मैनेजमेंट करेगा तो आप देखोगे मार्केट ऑफ कोर्स उसके स्टॉक को पनिश करना स्टार्ट कर देगा। तो हालांकि इनका ग्रोथ गाइडेंस इतना ज्यादा नहीं घटाया इन्होंने, पहले 30% का ग्रोथ का गाइडेंस था उसको इन्होंने 25% कर दिया है। लेकिन क्योंकि आप लेंडर हो और आपका कलेक्शन एफिशिएंसी खराब हुआ है ऑलरेडी, और आप ग्रोथ गाइडेंस भी घटा रहे हो, प्लस पास्ट में हमने देखा है कुछ लेंडिंग बिजनेसेस के साथ में क्या हुआ है कि इन्होंने पहले गाइडेंस घटाया, अगले क्वार्टर में एनपीए एकदम से शूट अप कर गया और फिर तो ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो गया बिजनेस से। तो ये सारे रिस्क जब चल रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट तो ऑफ कोर्स आपको पनिश करेगा ही। पहले से ही आपका स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था 4-4.5 के प्राइस टू बुक पे, जबकि बाकी प्लेयर्स 2.5-3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आपका अंडर परफॉर्मेंस आएगा और मैनेजमेंट कॉशियस लगेगा अपने आउटलुक को लेकर के, तो मार्केट तो ऐसा रिएक्शन देगा ही। ये सेम चीज एसबीएफसी के रिजल्ट के साथ में बिल्कुल अपोजिट हुआ। उनका एनपीए जरूर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन एक तो पॉजिटिव चीज ये था कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर इंप्रूव हुआ, प्लस मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा। तो वहां पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव सिनेरियो बना, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी अपने गाइडेंस से ज्यादा अच्छा कर रही है। उनका गाइडेंस है 25-26% का और डिलीवर कर रहे हैं वो 30-32%। एंड एसेट क्वालिटी को लेकर भी मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में कॉन्फिडेंट था। लेकिन 5 स्टार ने क्या किया, एक तो एनपीए थोड़ा सा बढ़ा,
प्लस मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी घटा दिया और मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं हुआ, वो थोड़े से कॉशियस लगे अपने आउटलुक को लेकर के, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपका जब पहले ही स्टॉक इतना प्रीमियम लेवल पे ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा करेक्शन आएगा, उसको पनिश जरूर करेगा मार्केट, वही रिएक्शन देखने को मिला है। इनका दोनों का कौन कौन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स, बिकॉज वहां हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि किन पॉकेट्स के अंदर किन एरियाज में इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और कितने बड़े लेवल तक का ये प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं वो माइक्रो फाइनेंस जैसा केस तो कहीं यहाँ रेप्लीकेट होने का चांस नहीं है। सो ये सारी चीजें कॉन कॉल में हमको आइडिया लगेगी, दोनों कंपनीज का डिस्कस करेंगे। अब लेना कैसे चाहिए एज ए इन्वेस्टर हमको इसमें, तो अगर हमारे किसी भी पोर्टफोलियो बिजनेस में, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस में इस तरीके का केस होता है तो सबसे पहला के पॉइंट क्या बनता है कि हमको उसमें एलोकेशन तो नहीं बढ़ाना किसी भी केस में, बिकॉज एनपीए बढ़ गया, मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिया, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कॉशियस होना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि अगले क्वार्टर में एनपीए के नंबर बढ़ने लग सकते हैं। ये बार बार देखा गया, हमने पास्ट में बहुत सारी कंपनी लेंडिंग बिजनेसेस के साथ देखा है कि जब भी उनका गाइडेंस घटता है तो एनपीए बढ़ने लग जाता है। क्योंकि इसमें आप देखो तो ये लैंडिंग का मॉडल क्या है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे तो लोन देना है, तो मुझे डिमांड में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। पैसा तो सबको चाहिए, किसी को बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, किसी को पर्सनल नीड के लिए चाहिए। प्रॉब्लम तब आ सकता है जब पैसे को रिकवर करने में प्रॉब्लम हो रहा हो। तो जब भी मैनेजमेंट कोई गाइडेंस घटाता है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि एसेट क्वालिटी में वो प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एज ए इन्वेस्टर कॉशियस हो जाना है और ऐसे किसी भी बिजनेस में ऑफकोर्स पहले एलोकेशन तो नहीं बढ़ाना है। या तो हम एलोकेशन कम कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है और मार्केट में और अच्छी अपॉर्चुनिटी है तब ऑफकोर्स पूरी तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के। लेकिन एलोकेशन बढ़ाने का तो पॉइंट बनता नहीं है। इस पूरे एमएसएमई स्पेस में हम देखें तो अभी इन करंट लेवल पे एसबीएफसी में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, बिकॉज एक तो उनका इंक्रीमेंटल कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा है, प्लस वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू 5 स्टार। 3 के प्राइस टू बुक पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है और मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है एसेट क्वालिटी को लेकर के। सो ये पूरा सिनेरियो है एमएसएमई का। बाकी कॉन कॉल डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। आपका जो भी डाउट है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू।